टेस्ट में कोई भी ऐसा सवाल जो पढ़े नहीं थे? अच्छा, टेस्ट नहीं। फोटो हैलोजनेशन, फोटो हैलोजनेशन का रिएजेंट, we take halogen in presence of HNu. This X can be FCl, Bri, X2HNu, F2HNu, Cl2HNu, Br2HNu, I2HNu, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। एक लाइन में ये रिएक्शन any alkane when treated with X2HNu we get Rx plus HX. Alkyl halide gets formed. Alkyl halide gets formed. Alkyl halide gets formed. लिखिए मैकेनिज्म फॉर मोनोहैलोजनेशन प्रोसेस। ये हम लोग कर चुके थे, फिर भी एक बार हम दोहरा दे रहे। मैकेनिज्म फॉर मोनोहैलोजनेशन प्रोसेस, X2 को जब HNu अल्ट्रावायलेट लाइट या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बनता है 2x डॉट एंड दिस इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रेडिकल बनना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रेडिकल बनना चेन इनिशिएशन स्टेप कहलाता है। सिमिलरली x डॉट कोलाइड करता है अल्केन के मॉलिक्यूल के ऊपर। जब कोलाइड किया तो वहां से H निकाला, HX बनाया और जनरेट किया R डॉट। एक रेडिकल जब दूसरा रेडिकल जनरेट करे तो उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप। फिर ये R डॉट कोलाइड करता है हैलोजन के ऊपर, ये बना लेता है RX प्लस X डॉट। ये भी हो गया चेन प्रोपगेशन स्टेप। जब भी एक रेडिकल दूसरा रेडिकल जनरेट करेगा, चेन प्रोपगेशन स्टेप। फाइनली हो सकता है कि R डॉट और X डॉट आपस में कंबाइन करके RX बना ले, या X डॉट प्लस X डॉट आपस में कंबाइन करके X2 बना ले। जब दो रेडिकल आपस में जुड़ के न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो whenever a neutral molecule gives radical, it is a chain initiation. Whenever a radical generates another radical, it is chain propagation. And whenever the radicals combines to form a neutral molecule, that is chain termination step. So alkyl halide can get formed. Alkyl halide can get formed in chain propagation as well as chain termination. Alkyl halide दोनों स्टेप में बन सकता है, चेन टर्मिनेशन और चेन प्रोपगेशन स्टेप में। ध्यान रखना कि ये जो स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म होता। X डॉट जब अल्केन के ऊपर कोलाइड करके HX बनाएगा और R डॉट जनरेट करेगा, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। क्लियर? नाउ photohalogenation. Photohalogenation is basically polyhalogenation process. Polyhalogenation process. Photohalogenation process is a polyhalogenation process in general. मतलब सिर्फ एक हैलोजन जोड़ना बहुत मुश्किल है। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल का चेन रिएक्शन मैकेनिज्म है। रेडिकल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती तो हो सकता है कि प्रोडक्ट में दो हैलोजन लगा हुआ मॉलिक्यूल मिल जाए, तीन हैलोजन लगा हुआ भी मॉलिक्यूल मिलेगा, चार हैलोजन लगा हुआ भी मॉलिक्यूल मिलेगा। सिर्फ एक हैलोजन लगा हुआ अल्काइल हैलाइड मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज अ पॉलीहैलोजनेशन प्रोसेस। जैसे मान लो हम मीथेन लिए, मीथेन को ट्रीट किए हम X2HNu के साथ। मीथेन को जब आप X2HNu के साथ ट्रीट करोगे तो वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट लाइक वी गेट CH3X, we also get CH2X2, we also get CHX3, we also get CX4, चारों मिलता है। सिर्फ ये कहना कि एक हैलोजन लगा हुआ प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। फोटोहैलोजनेशन इज अ पॉलीहैलोजनेशन प्रोसेस और पॉलीहैलोजनेशन प्रोसेस में एक से ज्यादा हैलोजन लगा हुआ प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और उसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को समझो। मैकेनिज्म, सबसे पहले X2 2x डॉट में चेंज हुआ, चेन इनिशिएशन। X डॉट किसके ऊपर कोलाइड किया? मीथेन के ऊपर कोलाइड किया, बनाया HX प्लस CH3 डॉट।
CH3 डॉट, फिर हैलोजन पे कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद बनाया CH3X प्लस X डॉट। अब ध्यान रखना, अगर ये हैलोजन अल्केन पे कोलाइड करता है तो अल्काइल हैलाइड बनता है, लेकिन अगर ये रेडिकल अल्काइल हैलाइड पे ही कोलाइड कर जाए, ध्यान देना, X डॉट हो सकता है कि CH3X जो बना उसी से एक H निकाल के HX बना ले और CH2X डॉट जनरेट कर दे। अगर ये CH2X डॉट हैलोजन के साथ कोलाइड किया तो ये बन जाएगा CH2X2 प्लस X डॉट डाई हैलोजनेटेड। अगर ये X डॉट डाई हैलोजनेटेड पे कोलाइड कर गया और एक H निकाल लिया तो बन जाएगा CHX2 डॉट। फिर ये CHX2 डॉट हैलोजन पे कोलाइड करके CHX3 प्लस X डॉट ट्राई हैलोजनेटेड। सिमिलरली CHX3 प्लस X डॉट, लास्ट हाइड्रोजन हटाया बनाया HX प्लस CH3 डॉट, और लास्ट में CH3 डॉट प्लस X2, इट कैन फॉर्म CH4 प्लस X डॉट, और उसके बाद चेन टर्मिनेशन स्टेप हुआ। गौर से देखो मैकेनिज्म में कि डाई हैलोजनेटेड कब बनता है, डाई हैलोजनेटेड कब बनता है, डाई हैलोजनेटेड तब बनता है जब हैलोजन का रेडिकल मोनो हैलोजनेटेड पे कोलाइड कर जाए तो डाई हैलोजनेटेड बनता है। जब हैलोजन का रेडिकल डाई हैलोजनेटेड पे कोलाइड कर जाए ट्राई हैलोजनेटेड बनता है। समझ में आ रहा है? और जब ट्राई हैलोजनेटेड पे कोलाइड कर गया तो टेट्रा हैलोजनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है। मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट कब बनता, जब हैलोजन का रेडिकल सीधे अल्केन के साथ कोलाइड करे, ये प्रोसेस ना हो। कौन सा प्रोसेस हो, ये वाला। और यही कारण है कि अगर आपको मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट अगर मेजर चाहिए तो अल्केन को एक्सेस में लेना है, ताकि हैलोजन रेडिकल का कोलिजन का प्रोबेबिलिटी अल्केन के मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा हो। जितना ज्यादा वो अल्केन के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। नोट कर लो, मैकेनिज्म नोट करो, और उसके बाद एक सेंटेंस लिख लेना, टू गेट मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट मेजर अल्केन should be taken in excess such that halogen radical collision probability becomes higher on alkanes, collision probability becomes higher on alkanes। अब इस मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, जब हैलोजन का रेडिकल अल्केन के साथ कोलाइड करता है बनाता है R डॉट प्लस HX, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर फास्ट हुआ तो पूरा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर स्लो हुआ तो पूरा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Slowest step of the reaction mechanism is the rate determining step। क्लियर है? देखो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि the rate will be directly proportional to the reactivity of halogen radical। ये जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा ये स्टेप उतना ज्यादा फास्ट होगा। Rate will be also directly proportional to the स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट। ये फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल मिलेगा उतना फास्ट ये प्रोसेस होगा। लेकिन हैलोजन का रिएक्टिविटी के सामने ये स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल बहुत ही छोटा पड़ जाता है, क्योंकि रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर F dot much reactive than Cl dot, Br dot much reactive than I dot। फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है अगर आप ब्राइट सनलाइट में ले लें
इतना फास्ट। मीथेन को क्लोरीन के साथ मिक्स करके बाहर रख दो, ब्लास्ट कर जाएगा। इतना फास्ट, इतना एक्सोथर्मिक, so the reaction becomes explosive. फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन तो हर वक्त एक्सप्लोसिव होता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती। क्लोरिनेशन को डिफ्यूज्ड सनलाइट में कराया जाता है, ब्राइट सनलाइट में नहीं। HDU क्या है? सनलाइट, लाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट में क्लोरिनेशन कराया जाता है। अगर उसको ब्राइट सनलाइट में करा दोगे तो वो भी रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि ब्लास्ट या एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है। मॉडरेटली चलता है ब्रोमिनेशन, और आयोडीनेशन, आई डॉट की रिएक्टिविटी इतनी कम हो गई कि वो रिएक्शन नहीं के बराबर होता है बट वी गेट अ वेरी पुअर यील्ड ऑफ RI। बट वी गेट अ वेरी पुअर यील्ड ऑफ RI। वी गेट अ वेरी पुअर यील्ड ऑफ RI। तो ध्यान रहे, अब देखो, अगर हम लोग एनर्जी का प्रोफाइल देखें, एनर्जी प्रोफाइल, ये x डॉट हाईली अनस्टेबल सिचुएशन में, इसे तुरंत एक H चाहिए ताकि ये क्या बन जाएगा? HX। R डॉट से कहीं ज्यादा अनस्टेबल होता है x डॉट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना हैलोजन। हैलोजन पे रेडिकल या हैलोजन में पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। इसे तुरंत चाहिए एक H ताकि ये बन जाए HX, भले R डॉट जनरेट हो। कार्बन पे रेडिकल इज रिलेटिवली स्टेबल। ध्यान देना, एनर्जी के ऑर्डर में F डॉट यहां लाई कर रहा। F डॉट बहुत नीचे Cl डॉट, Br डॉट, I डॉट। ये एनर्जी का ऑर्डर इनका। चूंकि F डॉट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती, वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसका टेंडेंसी H निकालने का सबसे ज्यादा होता है। F डॉट ये नहीं देखता कि कौन से कार्बन से H निकाल रहे, 1 डिग्री से निकाल रहे कि 2 डिग्री से निकाल रहे कि 3 डिग्री से निकाल रहे। वो इतना अनस्टेबल है कि वो हर प्रकार के कार्बन से H निकाल के HF बना लेगा और R डॉट क्रिएट कर देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन I डॉट को उतना जल्दी नहीं है क्योंकि I डॉट इज हाईली स्टेबल इन नेचर। बहुत बड़ा साइज के एटम पे एक रेडिकल है, बहुत बड़ा साइज के एटम पे कोई चार्ज होता तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बहुत कम है। तो बड़े साइज के एटम पे रेडिकल भी क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल। और बहुत ज्यादा स्टेबल है मतलब कि I डॉट ऐसा नहीं है कि कोई भी H निकाल लेगा, वो देख दाख के H निकालेगा। F डॉट के पास समय नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल है कि वो कौन से कार्बन से H निकाल रहा है वो ये नहीं देखता। इसी को हम लोग एक टेक्निकल टर्म में पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, इसी टॉपिक में। खैर, अब बारी आया प्रोडक्ट का एनर्जी लिखने का। अगर हम I डॉट इस्तेमाल करेंगे तो यहां क्या बनेगा? HI। Cl डॉट अगर होता तो HCl, Br डॉट होता तो यहां क्या बनता है? HBr। खैर, HI यहां लाई करता, HBr यहां लाई करता, HCl यहां लाई करता और HF यहां लाई करता। एनर्जी का ऑर्डर। तो F डॉट और HF में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। समझ में आ रहा है? एक बार F डॉट H गेन करके यहां आ गया तो यहां से फिर वहां वापस नहीं जाएगा और धीरे धीरे ये एनर्जी गैप कम होता चला जा रहा है। Cl डॉट HCl का बीच का एनर्जी गैप, Br डॉट HBr का एनर्जी गैप और I और HI का एनर्जी गैप देखो कितना कम। I और HI का एनर्जी गैप सिर्फ इतना है। अगर सिर्फ इतना है तो यहां से यहां भी चीजें आ सकती, यहां से यहां भी चीजें जा सकती। मतलब आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान देना हम क्या लिख रहे हैं? F डॉट प्लस RH ये बनाया HF प्लस R डॉट, Cl डॉट प्लस RH ये बनाया HCl प्लस R डॉट। यहां पर Br डॉट से RH, सबका RDS लिख रहे हैं हम। HBr प्लस R डॉट और I डॉट प्लस RH बनाया HI प्लस R डॉट। ध्यान देना, ये जरा सा रिवर्सिबल, ये और भी ज्यादा रिवर्सिबल, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी गैप कम होगा वैसे वैसे रिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी। फ्लोरिनेशन से आयोडीनेशन,
द रिवर्सिबिलिटी इंक्रीजेस। ध्यान देना, फिर भी इन तीनों को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं, बट आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। F dot, Cl dot, Br dot, I dot. Reversibility increases. Well, in general, fluorination, chlorination, bromination is irreversible in nature, but iodination is reversible in nature. ध्यान रखना एक और बात कि फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, दे आर एक्सोथर्मिक, बट आयोडीनेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब थर्मोडायनेमिकली भी सपोर्टेड नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली सपोर्टेड। लेकिन आयोडीनेशन एक तो रिवर्सिबल है, दूसरे में एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ, सिर्फ HI और I डॉट ही रिएक्शन का नेचर डिसाइड नहीं कर रहा, और भी तो स्टेप्स हैं। सारे स्टेप के डेल्टा H को जोड़ेंगे साइन के साथ, तब रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकलेगी। सबसे पहले हम आपको आयोडीनेशन के बारे में ही बता दे रहे हैं कि व्हाट इज आयोडीनेशन प्रोसेस। आयोडीनेशन, एनी अल्केन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ I2H nu, it is a reversible process. Ri plus Hi, delta H for the process is positive. पहला कारण एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। दूसरा कारण रिवर्सिबल ड्यू टू एंडोथर्मिक, ड्यू टू रिवर्सिबल। ये रिएक्शन शुरू हुआ ही और इक्विलिब्रियम पे आ गया। रिवर्सिबल है मैंने इक्विलिब्रियम पे आ गया। रिवर्सिबल है तो Ri का यील्ड कितना बोलोगे? बहुत कम। Ri का यील्ड कितना बोलोगे? बहुत कम। I डॉट की रिएक्टिविटी सबसे कम थी, तो इसका RDS बहुत स्लो। जो भी Ri मिल रहा था वो बहुत ही स्लो रेट से मिल रहा था, और थोड़ा देर मिला और इक्विलिब्रियम आ गया। तो Ri का यील्ड के बारे में क्या बोल सकते हो? बहुत ही नेग्लिजिबल। यस और नो? और तीसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, HI प्रोड्यूस्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग reducing agent. HI produced is a very strong reducing agent. 2HI gives I2 plus 2H. समझ आ रहा है? तो जो भी थोड़ा बहुत Ri बना है ना, वो इस 2H के साथ रिएक्ट करके HI plus RH बना देता। माने कि the HI reduces the alkyl iodide into alkane also. HI एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके कारण जो भी थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम पे अल्काइल आयोडाइड मिलना था वो भी नहीं मिला, क्योंकि उसको रिड्यूस करके वापस अल्केन बना दिया। समझ में आ रहा है? देयरफॉर अल्काइल आयोडाइड इज नेग्लिजिबली फॉर्म वेरी पुअर यील्ड बोलेंगे, वेरी पुअर यील्ड ऑफ Ri, very poor yield of Ri. Therefore, iodination is never carried out by this process. Iodination is never carried out by this process. कभी भी अल्केन का आयोडीनेशन अगर करना है तो इस प्रोसेस से हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अल्काइल आयोडाइड का यील्ड बहुत ही पुअर हो जाता है। क्यों यील्ड पुअर हो जाता है? एक तो रिवर्सिबल, दूसरे में उसका RDS स्लोएस्ट, और तीसरा रीजन जो इक्विलिब्रियम पे HI बना वो Ri को फर्दर रिड्यूस करके अल्केन वापस बना देता है। इसलिए इस मेथड से। और तीसरा रीजन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक
ये सब कारण के से आयोडीनेशन का यील्ड बहुत ही पुअर, देयरफॉर आयोडीनेशन इज नेवर कैरिड आउट बाय दिस प्रोसेस। हम लोग कराएंगे आयोडीनेशन, लेकिन दूसरा तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं अल्काइल आयोडाइड बनाने के, लेकिन ये तरीका से हम लोग आयोडीनेशन I2HNU का इस्तेमाल करके आयोडीनेशन हम लोग नहीं कराते। ठीक है, अब अगला देखो फ्लोरीनेशन, F2HNU। It is a highly exothermic process. Reaction is explosive. तीसरा, chain breaking is observed। इतना एक्सोथर्मिक है, इतना हीट एनर्जी रिलीज होता ना कि कार्बन कार्बन का चेन भी टूट जाता है। माने एक तो जरूरत से कम रिएक्टिव निकला और एक जरूरत से ज्यादा रिएक्टिव निकला। ये तो मैंने बॉम्ब बन गया, फटेगा ये तो कराओगे तो। समझ में आ रहा है? क्या चेन ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व्ड। ऑल पॉसिबल product gets formed in sufficient quantity and they can be separated by fractional distillation। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द थिंग्स, है ना। कॉन्टिन्यूअस बॉइलिंग कंडेंसिंग करके हम लोग सेपरेट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब हम लोग लगा सकते हैं जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होना ही चाहिए। दूसरी बात तब लगा सकते हैं जब दोनों के दोनों सफिशिएंट क्वांटिटी में हो। एक 60% है, दूसरा 40% है, एक 80% है, चलो दूसरा 20% है। अब एक है 99% और एक है 1%। उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? फ्लोरीनेशन में जितने ही प्रोडक्ट हम लोग को मिलते हैं वो दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी एंड देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इतना पॉइंट याद रखना। अब देखो, मान लो हम ले लिए CH3 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 CH2 CH3 प्रोपेन, और इसको हम ट्रीट कर दिए F2HNU के साथ। देखते हैं कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। कहां से H निकलेगा कोई फिक्स नहीं है। F डॉट को पता ही नहीं है कि कौन सा H निकालने पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि बस उसको H चाहिए, जहां दिखा H वहां से निकाला H। मान ले H यहां से निकाल लिया, ये प्रोडक्ट बन गया। बीच वाले हाइड्रोजन निकाला तो ये बन गया। इधर भी निकाल सकता है, लेकिन यहां जो निकाला यही प्रोडक्ट बनेगा। एक बात तुम ये गौर से देख रहे हो कि हैलोजन जुड़ने के पहले R डॉट बनता है और इसी डॉट के साथ हैलोजन जाके जुड़ता है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी हैलोजन अगर जुड़ रहा है जिस कार्बन पे, पहले वहां क्या था? रेडिकल। यहां पर पहले क्या था? रेडिकल 1 डिग्री वाला, यहां पर 2 डिग्री वाला। लेकिन फ्लोरीन को यह नहीं पता कि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल। उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो जितना प्रोबेबिलिटी से 1 डिग्री वाला हटाता है उतना ही प्रोबेबिलिटी से वो 2 डिग्री वाला भी हटाता है और उतना ही प्रोबेबिलिटी से वो 3 डिग्री वाला भी हटाता है। ऐसा नहीं कि किसी रेडिकल को प्रेफरेंस देता है। समझ में आ रहा है? अब देख, रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया तो CH3 CH2F भी बना और साथ में CH3F भी बना। समझ में आ रहा है?
चेन ब्रेकिंग प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म, चेन ब्रेक कर गया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये तो हम एक फ्लोरीन लगाए, बेटा 2 फ्लोरीन लगा हुआ भी प्रोडक्ट मिलेगा, 3 वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा, 4 वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा, जहां मन वहां लगा हुआ प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि एफ डॉट की इतनी रिएक्टिविटी है कि मोनोहैलोजेनेटेड डाई ट्राई सब चेन टूट गया, चेन ब्रेक हो गया। आखिर बनाना क्या चाह रहे थे यार? बनाना तो हम चाह रहे थे कि यार एक फ्लोरीन लगा हुआ प्रोडक्ट मिल जाता, लेकिन मिला क्या हमको फाइनली? पूरा मिक्सचर। तो क्या फ्लोरिनेशन कराने का ये बहुत बढ़िया तरीका है? क्या एक एफ अल्केन में जोड़ने का ये बेस्ट तरीका है? नहीं, इसलिए फ्लोरिनेशन भी नहीं कराते हम लोग इस प्रोसेस से। फ्लोरिनेशन इज ऑल्सो नॉट कैरिड आउट बाय दिस प्रोसेस बिकॉज वी गेट अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, बिकॉज वी गेट अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। जो हम नहीं चाहते थे वो भी मिल रहा मिक्सचर में, तो क्या मतलब है? हम तो चाह रहे थे प्रोपेन में एक जगह फ्लोरीन लगाना, चाहे वो 1 नंबर कार्बन पे लगता है या 2 पे लगता है, एक ही जगह लगता है। चेन वैन ब्रेक ब्रेक हो गए सब मिक्सचर, सो वी गेट अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। देयरफॉर फ्लोरिनेशन इज ऑल्सो नॉट कैरिड आउट इन दिस प्रोसेस। फ्लोरीन अगर जोड़ना है तो और भी बढ़िया तरीका है जिसमें हम लोग को फ्लोरीन लगा हुआ प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आ रहा? तो फोटो हैलोजेनेशन में कौन सा 2 रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। सवाल आएगा तो Cl2H लिखा हुआ आएगा या Br2H लिखा हुआ आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लोरीनेशन प्रोसेस Cl2H. Okay, it is also exothermic. It is also exothermic. यहां पर भी all possible product gets formed in a sufficient quantity and fractional distillation. Fractional distillation can be applied to separate all the products. Sufficient quantity on that. Chain breaking is not observed. Chain breaking is not observed. Chain breaking is not observed. यह भी एक्सोथर्मिक होता है लेकिन चेन ब्रेक नहीं होता। अब ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड फॉर chlorination and the probability factor is 1 degree is to 2 degree is to 3 degree is 1 is to 3.8 is to 4.5. अब क्या इसका मतलब है तुमको हम बताएंगे। 1 is to 3.8 is to 4.5 ये कहां से आया, कैसे आया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। Probability factor for a chlorination process 1 is to 3.8 is to 4.5. ऐसे समझो कि मान लो एक अल्केन है CH3CCH3H CH2CH3 अल्केन। इस अल्केन में 1 डिग्री का कार्बन भी है, 2 डिग्री वाला कार्बन भी है और 3 डिग्री वाला कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। हर एक के पास हाइड्रोजन है। एफ डॉट आया कोलाइड करने के लिए। हम पूछे कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये एफ डॉट 1 डिग्री वाला कार्बन का H लेके चला जाएगा। मान लेते प्रोबेबिलिटी P1। रिएक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये एफ डॉट 2 डिग्री वाला कार्बन का हाइड्रोजन लेके जाएगा? लेट द प्रोबेबिलिटी इज P2। कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 डिग्री वाला कार्बन का हाइड्रोजन लेके जाएगा? प्रोबेबिलिटी P3। फ्लोरिनेशन में 1 डिग्री is to 2 डिग्री is to 3 डिग्री
1:1:1 बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इतना रिएक्टिव है कि उसको यह नहीं पता कि 3 डिग्री वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। नो स्टेबिलिटी नॉलेज। टकरा गया 2 डिग्री से तो निकालेगा ही, टकरा गया 3 डिग्री से तो निकालेगा ही, टकरा गया 1 डिग्री से तो निकालेगा ही। 101% बराबर संभावना है कि तीनों H निकलेगा। वही चीज Cl अगर डॉट आता तो Cl डॉट तो थोड़ा कम रिएक्टिव हो गया ना, F डॉट से तो कम रिएक्टिव हो गया ना। तो फिर से वही सोचे कितना प्रोबेबिलिटी है कि Cl डॉट 1 डिग्री वाला H को लेके जाएगा P1, कितना प्रोबेबिलिटी है कि 2 डिग्री वाला H को लेके जाएगा P2, 3 डिग्री वाला H को लेके जाएगा P3, वही P1:P2:P3 आता है 1:3.8:4.5। मतलब Cl डॉट थोड़ा स्थिर है, F डॉट से कम रिएक्टिव है। थोड़ा बहुत इसको नॉलेज है कि 3 डिग्री वाला रेडिकल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहां ऐसे हटाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा ही, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आया। 3.8 और 4.5 में कितना अंतर समझ में आ रहा ना। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्थिर है, थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो वो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन ज्यादा प्रोबेबिलिटी से हटाता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर को हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे इस्तेमाल करेंगे ना उसका उल्टा समझ लाना, उसी से हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर ये जो कैलकुलेट किया हुआ है या जो हम दिए हैं, इट इज कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ध्यान देना, relative amount of any product will be always equal to the probability factor multiplied by the total number of that particular hydrogen in the original alkane। रिलेटिव अमाउंट, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव अमाउंट है, ये रिलेटिव अमाउंट देगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन। जैसे भी एग्जांपल दे, मान ले हम लिए प्रोपेन, प्रोपेन का हम कराए क्लोरीनेशन। ध्यान देना, शुरू में यह बोल दिया कि हम लोग पॉलीहेलोजनेशन का बात भी नहीं करेंगे जब तक दिया ना। यह प्रोबेबिलिटी फैक्टर मोनोहेलोजनेशन के लिए होता है, और हम लोग हमेशा मोनोहेलोजनेटेड प्रोडक्ट ही लिखेंगे। हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट वी विल गेट इन दिस प्रोसेस? वी विल गेट 2 पॉसिबल प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस। पहला प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट है क्या? 2। मान लो बोले ए बोले बी, ठीक, 2 ही मिलेगा ना। ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल और ये वाला डिफरेंट। ओके, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए पहचानो। ए कितना डिग्री का है? 1 डिग्री। समझ में आ रहा? 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकला है ना। 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाई इस टाइप के हाइड्रोजन जो निकला वो ओरिजिनल अल्केन में कितने हैं? 3 और 3। समझ में आ रहा? 6। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए 6। 1 डिग्री वाला है तो टोटल 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट कर लेना। क्लियर? सिमिलरली रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी, बी कितना डिग्री वाला? 2 डिग्री। 2 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3.8। और ऐसे कितने हाइड्रोजन थे ओरिजिनल मॉलिक्यूल में? 2, दैट इज 7.6। अब देखो ये रिलेटिव अमाउंट निकला है, अभी भी रिलेटिव है, अभी भी ये रेशियो में ही है एक तरह से। अब हम बोले परसेंट यील्ड ऑफ ए विल बी 6 अपॉन
13.6 into 100. Percent yield of B will be equal to 7.6 upon 13.6. Relative amount upon total relative amount into 100. तो टोटल प्रोडक्ट में कौन कितना परसेंट बना ये आपको पता चल जाएगा. इसी को बोला जाता है परसेंट यील्ड. परसेंट यील्ड ऑफ ए. परसेंट यील्ड ऑफ ए कितना परसेंट आ रहा. इसका एग्जैक्ट वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा 600 बटे 600 डिवाइडेड बाई 13.6. 44%. 44.11 जिसको हम 44% बोल रहे हैं, और ये बनाए 56%. ऑब्वियस सी बात है यार कि दोनों जो प्रोडक्ट बने वो सफिशिएंट क्वांटिटी में बने. दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है. और ये डेटा देखकर ऐसा लग रहा है कि बी 2 डिग्री वाला था. 2 डिग्री का रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से. तो ऐसा देखकर लग रहा है कि Cl डॉट को थोड़ा नॉलेज है रेडिकल स्टेबिलिटी के बारे में. लग रहा है ना देखकर थोड़ा नॉलेज है रेडिकल स्टेबिलिटी के बारे में. इसलिए तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनाया और 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट कम बनाया थोड़ा. यस और नो. अब तुम लोग हो मैथमेटिशियन, बड़ा आराम से समझ जाओगे. मान लो हम एक्सपेरिमेंट में लेते हैं प्रोपेन. एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरे को 2 तरह का प्रोडक्ट मिलता. दोनों प्रोडक्ट को हम पहचान के परसेंट तो निकाल ही सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके. जब मेरे हाथ में प्रोडक्ट है तो दोनों कितना कितना वजन और कितना कितना मोल बना, उसके अनुसार से परसेंट यील्ड निकाल लेंगे ना. अगर परसेंट यील्ड दिया हुआ है तो क्या आप यहां से रेशियो तक जा सकते हो गणितज्ञ? परसेंट यील्ड अगर पता चल गया तो रेशियो तक जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे. प्रोबेबिलिटी तक जाओगे कि नहीं जाओगे? लेट द प्रोबेबिलिटी इज P1, लेट द प्रोबेबिलिटी इज P2. नहीं समझ रहे. दिस विल बी इक्वल टू P1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 6 प्लस P2 इंटू 2. P1 P2 मान लिए प्रोबेबिलिटी. 1 डिग्री वाले का P1 और 2 डिग्री वाले का P2. और यहां लिखते 2P2 अपॉन 6P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू दिस इंटू 100. 2 इक्वेशन मिलता. P1 P2 P1 P2 निकल जाता. दोनों का हम रेशियो निकाल देते. बिल्कुल इसी तरीके से 1, 3.8 और 4.5 निकाला गया है. पहले एक्सपेरिमेंट करके प्रोडक्ट बनाया गया, प्रोडक्ट का परसेंट यील्ड पता किया गया, और उसके बाद वो रेशियो डिसाइड किया गया. समझ में आ रहा था? चलो, टेल द परसेंट यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन N-ब्यूटेन. परसेंटेज तो परसेंट तो हमेशा ही रिलेटिव होता है. क्या माने क्या? मिक्सचर में 1 है तो N-ब्यूटेन में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने हैं? 6 बनेगा. वाह, हम सिर्फ स्ट्रक्चरल का बात कर रहे हैं. स्ट्रक्चरल CH3 CH2 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 Cl और CH3 CH2 CH Cl, क्योंकि ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है और पहला और चौथा कार्बन आइडेंटिकल है, तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे ना. स्ट्रक्चरल आइसोमर. दोनों का यील्ड बताओ. तो मान लेते हैं इसका A, इसका B. रिलेटिव अमाउंट ऑफ A 1 डिग्री वाला है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 डिग्री का 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन. 1 डिग्री वाला 3 और 3 6. रिलेटिव अमाउंट ऑफ B 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाले का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3.8. और ऐसे हाइड्रोजन ओरिजिनल अल्केन में कितने थे? 2 और 2 4. 2 डिग्री वाले 4 8 32 2 3 4 3 12 3 15.
परसेंटेज यील्ड ऑफ ए 6/21 को ठीक कर रहे हैं। Six upon 21.2 into 100 and percentage yield of B will be equal to 15.2 upon 21.2 into 100. So 6 upon 21.2 into 100, it will become 600 divided by 21.2, 28.3. So this is 28% and definitely this will be 72%. चलो, इससे भी साबित हुआ कि क्लोरीन को रेडिकल स्टेबिलिटी का नॉलेज है कि नहीं है? क्या देखा जाएगा? रेडिकल स्टेबिलिटी का नॉलेज है, बिल्कुल है। 2 डिग्री वाला ज्यादा बनाया, 1 डिग्री वाला कम बनाया। एक और ट्राई करो, CH3 CH CH3 CH3 isobutane when treated with Cl2 HNO, how many possible product and what is their percent yield? फिर से बढ़े आगे, कितने तरह का प्रोडक्ट मिलेगा यहां? 2, क्योंकि ये तीनों कार्बन एग्जैक्टली आइडेंटिकल कहीं भी लगा दे, और एक है ये 3 डिग्री वाला। अब हम बोले 1 डिग्री वाले को 1, 3 डिग्री वाले को B। रिलेटिव अमाउंट ऑफ A 1 डिग्री, प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1। और ऐसे कितने हाइड्रोजन मौजूद थे ओरिजिनल मॉलिक्यूल में? 3 3 6 3 9 9। रिलेटिव अमाउंट ऑफ B 3 डिग्री 4.5 प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और ऐसे कितने हाइड्रोजन थे ओरिजिनल मॉलिक्यूल में? समझा ना? परसेंट यील्ड ऑफ A 9/13.5 into 100, 66.67, and percent yield of B 4.5 upon 13.5 into 100, that will be 33.33%. ऐसा हो ना? 9 और 4.5 2:1 ही तो हो गया। तो 2/3 into 100 और 1/3 into 100। अब देखकर क्लोरीन के बारे में क्या लग रहा है? क्या उसे वास्तव में नॉलेज था कि रटा हुआ था? रट्टा मारा था। यहां बेटा 1 डिग्री को मेजर बोल दिया कि नहीं बोला? तो क्या रेडिकल स्टेबिलिटी सपोर्ट करेगा क्लोरीनेशन? और एक बात ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मेजर माइनर पूछेगा। मेजर 1 डिग्री वाला, माइनर 3 डिग्री वाला। तो खैर प्रोपेन, एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये तीनों का मेजर माइनर जरूर ध्यान रखिएगा। प्रोपेन में भी 2 डिग्री वाला मेजर, एन-ब्यूटेन में भी 2 डिग्री वाला मेजर, लेकिन आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री वाला मेजर। इन जनरल क्लोरीनेशन डज नॉट सपोर्ट रेडिकल स्टेबिलिटी। In general, chlorination does not support radical stability. In general, chlorination does not support radical stability. क्या? हाँ, कारण क्या है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर भले ही कम है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो गए ना उस टाइप के, यही ज्यादा कर दिया, 9 कर दिया रिलेटिव अमाउंट।
और भले प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक ही है। क्वांटिटी तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों मिलकर डिसाइड करता है ना यार। क्लियर है? क्लियर? इसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर का नंबर बताओ। Cl2H nu सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर का परसेंट यील्ड बताओ। सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के परसेंट यील्ड। ऑब्वियसली ऑन मोनोक्लोरिनेशन। सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर के परसेंट यील्ड। दो ही आया क्या? 3 ही आया क्या? पहले तो है 1 2 3 ये दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल, कहीं एक जगह लगा दे 4। ठीक है, मान लो हम सबके रिलेटिव अमाउंट लिखना चाह रहे हैं। रिलेटिव अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट 1 डिग्री वाला प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय उस टाइप के कितने हाइड्रोजन? मात्र 3। हमको इसका परसेंट बताना है ना, ऐसा थोड़ी कि हमको परसेंट ऑफ 1 डिग्री बताना है। टोटल परसेंट ऑफ 1 डिग्री बोलता तो हम लिखते 3 3 6 3 9। जब मुझे सिर्फ इसका परसेंट बताना है तो इसी टाइप के कार्बन कितने हैं? एक ही है अकेला मात्र 3। यहां पर 3.8 इंटू 2 7.6, यहां पर 4.5 इंटू 1 4.5, और इस टाइप के 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय इस टाइप के कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? तो यार यहां लगता या यहां लगता, आइसोमर तो वही मिलता। 3 और 3 6, और यही तुम दोनों को जोड़ के अगर 9 बोल देते तो टोटल 1 डिग्री वाला बन जाता, 1 इंटू 9 हो जाता। लेकिन मुझे अलग अलग बताना है तो अलग अलग निकाले, सबको जोड़ दो। कितना आ रहा है? 6 5 11, 7 3 10, 14 6 20, 21.1। यहां परसेंट कितना आ जाएगा? 3/21.1 इंटू 100। यहां पे परसेंट कितना आ जाएगा? 7.6/21.1। 4.5/21.1 इंटू 100। यहां परसेंट आ जाएगा 6/21.1 इंटू 100। क्लियर है? क्लियर?
one of the isomeric decane on monochlorination gave equal quantity of 1 degree, 2 degree and 3 degree alkyl chlorides. Identify the possible structure of decane. रेशियो वही है 1:3.8:4. एक आइसोमेरिक डेकेन है जिसको मोनोक्लोरिनेशन कराए ना, तो 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला सब बराबर क्वांटिटी में मिला. तो आखिर वो कौन सा आइसोमेरिक डेकेन पॉसिबल हो सकता है? ध्यान रखना, इसके एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते, बट आई नीड वन ऑफ द आंसर. कैसे सॉल्व करेंगे? गणित लगाओ. जहां केमिस्ट्री में गणित लगाना है, गणित नहीं लगाते. डेकेन में कितना कार्बन? हाइड्रोजन कितना? देखो, इसी में छुपा हुआ है 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, और मान लेते 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन X, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन Y, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन Z. तो X प्लस Y प्लस Z तो 22 लिखेंगे, है कि नहीं? रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 डिग्री कितना? प्रोबेबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन. 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं? 1 into X. X आ गया. रिलेटिव अमाउंट ऑफ 2 डिग्री कंपाउंड फॉर्म 3.8 into Y. Relative amount of 3 degree compound formed 4.5 into Y. Z. सवाल में क्या बोला? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब बराबर क्वांटिटी में बने. अभी बराबर बने तो दोनों तीनों का रिलेटिव अमाउंट बराबर आया होगा ना. तीनों का रिलेटिव अमाउंट बराबर आएगा तभी तो परसेंटेज बराबर आएगा. 33. X is equal to 3.8, Y is equal to 4.5 Z. अब वो इक्वेशन को देखते हैं. X प्लस Y क्या है? X by 3.8 प्लस Z क्या है? X by 4.5. That will be equal to बाय. सॉल्व करके X निकालेंगे. X आएगा 15, आएगा 15. X अगर 15 आ गया तो Y भी 4 आ जाएगा. 15 by 3.8 एंड अल्टीमेटली Z का वैल्यू आएगा. अब ऐसा डेकेन ढूंढो जिसमें 15 1 डिग्री के हाइड्रोजन है, 4 2 डिग्री के हाइड्रोजन है और 3 डिग्री के हाइड्रोजन. फिर दिमाग लगाएंगे. ऐसा नहीं, तुक्का नहीं मारना है. 1 डिग्री का हाइड्रोजन कंपाउंड में कैसा दिखेगा? ऐसा ना, मिथाइल वाला ही तो 1 डिग्री होता है. मतलब कंपाउंड में 5 मिथाइल. समझा? 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कैसा दिखता है? ऐसे दिखेगा ना 2 डिग्री वाला. इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन. तो 2 डिग्री वाले 2 कार्बन होने चाहिए. और 3 डिग्री वाला कैसा दिखता है? समझ में आ रहा? तो 3 डिग्री वाला कितना होगा? 3 होंगे. तो ठीक है. तो ये हाँ मैंने 1 2 पहले तो हम 3 डिग्री वाला ही बना दिए. 3 डिग्री वाले 3 है ना,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जैसे ही ये बनाओगे तुमको हिंट मिल जाएगा। 2, 3 और 2 5, 5 मिथाइल, 3 हो गया 3 डिग्री वाला, 8 हुए ना। अभी भी 2 कार्बन कहाँ है? तो इन दोनों के बीच में है, और कहाँ है? हो गया, यही है डेकेन। वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर, देयर कैन बी वन मोर देन वन स्ट्रक्चर, लेकिन हम लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीका से सोचेंगे तो ये स्ट्रक्चर तक जरूर पहुंचा जा सकता है। अब तुम खुद ही सोचोगे, अगर ये सवाल में मैं डेकेन दे देता, तीनों का परसेंटेज बराबर दे देता, तो क्या तुम प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं निकाल लेते? निकाल लेते ना। तो कभी कभी हाइपोथेटिकल सवाल भी क्रिएट होता है। एक अल्केन दे दिया, उस अल्केन का हम जब हैलोजनेशन कराए, Y2 के साथ ट्रीट किए, तो मेरे को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला इतना इतना परसेंटेज मिला। डिराइव द प्रोबेबिलिटी रेशियो। समझ में आ रहा बात? इसका ठीक उल्टा चलना है, और क्या करना है उसमें। आगे लिखिए, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन प्रोसेस। ओके, Br2H न्यू, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ध्यान रखना, क्लोरीनेशन जो है वो फ्लोरीनेशन से कम एक्सोथर्मिक है, और ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन से भी कम एक्सोथर्मिक है। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। All the product formed are not in a sufficient quantity. Therefore, fractional distillation cannot be implemented. Bromination supports radical stability, and obviously chain breaking will be not observed. इसलिए मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टर्म शुरू से ही रखा। ब्रोमिनेशन किया हुआ प्रोडक्ट सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होते। अभी हम लोग ठीक देखना कैलकुलेट करेंगे, एक आएगा 99%, तो दूसरा आएगा 2%, 1%। एक बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में, दूसरा बिल्कुल हाई क्वांटिटी में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैन नॉट apply on that. Probability factor. Probability factor 1 degree is to 2 degree is to 3 degree will be equal to 1 is to 82 is to 1600. 1 is to 82 is to 1600 N-butane का ब्रोमिनेशन कराया गया। 2 प्रोडक्ट मिले, 1 डिग्री वाला और साथ में 2 डिग्री वाला, A, B। ओके, रिलेटिव अमाउंट ऑफ A 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे टोटल कितने हाइड्रोजन थे? 3 और 3 6। और रिलेटिव अमाउंट ऑफ B प्रोबेबिलिटी फैक्टर 82, और वैसे कितने हाइड्रोजन? 4, 4 8 32, 328। परसेंटेज ऑफ A आया 6/334 into 100, और परसेंटेज ऑफ B आ रहा है 328/334 into 100। ये आएगा लगभग 2%, ये आएगा लगभग 98%। We cannot apply fractional distillation, और बिल्कुल क्लियर साबित हो रहा है कि ब्रोमिनेशन सपोर्ट्स रेडिकल स्टेबिलिटी। चूंकि 2 डिग्री वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ही लगभग बना, 1 डिग्री वाला नहीं के बराबर बना। चलो इसका टेस्टिंग एक और कर लिया जाए। आइसोब्यूटेन लेकर
Br2HNu, CH3CH, CH2Br, CH3 प्लस CH3CCH3, CH3Br। इससे भी दो पॉसिबल प्रोडक्ट निकालो। इनके परसेंटेज इसका रिलेटिव अमाउंट कितना होगा 1 into 9, और इसका रिलेटिव अमाउंट कितना आएगा 1600 गुने 1, तो इसका परसेंट कितना आएगा 9/16009 into 100, और यहां आएगा 1600/1600 9 into 100। डेफिनेटली दिस इज नियरली 99%, दिस इज नियरली 1%। तो यहां भी फ्लॉप नहीं मारा ब्रोमिनेशन को वास्तव में समझदारी है। समझ आ रहा है? ब्रोमीन को पता है कि रेडिकल स्टेबिलिटी क्या होता है। 3 डिग्री वाला रेडिकल अगर ज्यादा स्टेबल तो 3 डिग्री वाला ही प्रोडक्ट बना। तो जब भी सवाल में ब्रोमिनेशन आए बेटा, उस वक्त क्या करना, देखना कि कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसी रेडिकल उसी कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़कर मेजर प्रोडक्ट बनाइएगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? अगर मान लो हम तुमसे सवाल ऐसे दे दें, Br2HNu, टेल द मेजर प्रोडक्ट। इस अल्केन में 1 डिग्री वाला कार्बन भी है, 2 डिग्री वाला भी भरा हुआ है, 3 डिग्री वाला भी भरा हुआ है। समझ में आ रहा? मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? मेजर प्रोडक्ट ये बनाएंगे। समझ में आ रहा? बिल्कुल रेडिकल का स्टेबिलिटी देखते हुए। क्या ऊपर वाला नीचे वाला कहाँ है? ये वाला और ये वाला? क्या फर्क पड़ता है? कायरल सेंटर है क्या? फर्क तो वहां पड़ेगा जहां कायरल सेंटर है। अब देखिए, CH3 CH CH3 CH3 पे जब X2HNu किए तो हमें 2 प्रोडक्ट मिला, 1 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला। ठीक है? अब हम एक कॉलम बना रहे थे, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री। अगर हम लोग F2HNu इस्तेमाल करते तो क्या सीन रहता? बराबर कैसे? प्रोबेबिलिटी फैक्टर बराबर का मतलब रिलेटिव अमाउंट बराबर। कौन बोला? रिलेटिव अमाउंट तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर F2HNu में 1:1:1 है। तो इसका रिलेटिव अमाउंट कितना बोलते हैं? 1 into 9, और इसका बोलते हैं 1 into 1। ज्यादा 10% एंड 90%। 1 डिग्री वाला कितना बनता? 90%। 3 डिग्री वाला कितना बनता? 10%। Cl2HNu जब किए थे तो कितना कितना परसेंट निकाले थे? 66.66%, और यहां पर 33.33%। Br2HNu जब कर दिए तो कितना निकाले? देखो वहां पे, ये हो गया बेटा नियरली 1%, ये हो गया नियरली 99%। और बाई चांस आयोडीन HNu कराते तो समझ में आ रहा? क्लियर है? मैंने जैसे जैसे हम लोग F2 से I2 तक आ रहे हैं, दिमाग बढ़ रहा है। सबसे पगला कौन? सबसे पगला कौन? F2। एकदम उसको ये नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो, इसी को बोला जाता है सेलेक्टिविटी। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो चीजों को सेलेक्ट करने का उसका टाइम नहीं है कि हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे, यहां से हाइड्रोजन नहीं लेंगे, यहां से लेंगे।
समझ में आ रहा है? सिलेक्टिव। तो हायर इज द रिएक्टिविटी, लोअर इज द सेलेक्टिविटी। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेलेक्टिविटी is inversely proportional to reactivity। फ्लोरिनेशन से आयोडीनेशन, रिएक्टिविटी घट रहा है लेकिन सेलेक्टिविटी बढ़ रहा है। ब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस देन क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन फ्लोरिनेशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे रेडिकल का स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे सिलेक्टिविटी बढ़ रहा है। आखिर Br डॉट 9 हाइड्रोजन को छोड़ के एक हाइड्रोजन को निकाल के ही तो मेजर बना रहा है, तो सिलेक्टिव हुआ ना वो। और F डॉट को क्या है, जहां दिखा ज्यादा हाइड्रोजन वहीं से उठा लिया, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो। इसी को कहते हैं सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी। तो F2 से I2 रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग बट सेलेक्टिविटी इज increasing। Iodination is more selective than bromination. Bromination is more selective than chlorination. And the least selective process is, non-selective process is fluorination. Clear? पहला माइनर प्रोडक्ट क्या होता? माइनर कहां सीएल लगाएं? 3 डिग्री वाला पे कि 1 डिग्री वाला पे? 1 डिग्री वाला माइनर है, तभी से यही पढ़ रहे हो माइनर। अब फिर से इसी पे ब्रोमीन HNu, तब एक ही ऑप्शन है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, 1 डिग्री वाला है कि नहीं, लेकिन हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है ये कैसे हुआ? क्या हैलोजन? तो ध्यान देना, ऑप्शन तो यही है, एक Br डॉट तो H डॉट निकालेगा, लेकिन कोई भी हैलोजन जुड़ता है तो रेडिकल बनता ना, पहले रेडिकल बना, बगल के कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। अगर हैलोजन के शिफ्ट से रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हैलोजन शिफ्ट होगा। ये 1 डिग्री वाला है, शिफ्ट मारा, 3 डिग्री वाला रेडिकल बना, उसके बाद ब्रोमीन जुड़ा। दिस इज द फाइनल आंसर। कंपेयर द रेट डिफरेंस। लॉजिकल सवाल है, कोई कैलकुलेशन मत कर देना। रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी पे सवाल है, लॉजिकल। तो 2 तरह का प्रोसेस यहां दिखाया हुआ है, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। बताओ, आंसर बताओ। तो देख, क्लोरिनेशन इज लेस सेलेक्टिव। लेस सेलेक्टिव मतलब पहचान नहीं है ज्यादा,
यहां जिस रेट से चल रहा होगा यहां भी लगभग वही रेट से चल रहा होगा। और अगर दोनों लगभग बराबर रेट से चल रहे होंगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा? ऑब्वियसली कम। लेकिन ब्रोमिनेशन बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, रेडिकल का स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। यहां पे रेडिकल बनेगा रेजोनेंस वाला, यहां रेडिकल बनेगा हाईली अनस्टेबल। ये बहुत फास्ट हो रहा होगा, ये बहुत स्लो हो रहा होगा, तो डिफरेंस यहां पर ज्यादा। इसलिए R3 माइनस R2 विल बी ग्रेटर देन R4 माइनस R1 बिकॉज ब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। क्लियर? चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।